हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम आ गए आपका नया चैप्टर लेकर, और ये चैप्टर एक साक्षात्कार यानी कि एक इंटरव्यू है, विनीता पांडे जी द्वारा लिया गया है और उन्होंने ही ये हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये जो है इंटरव्यू किसका लिया जा रहा था भाई? जाहिर सी बात है सेलिब्रिटीज का ही लिया जाता है, जो अच्छे फेमस होते हैं उन्हीं का ही लिया जाता है। तो ये हमारे एक खिलाड़ी हैं, कौन? धनराज पिल्ले जी, हॉकी खिलाड़ी। तो इन्होंने जो ये साक्षात्कार दिया, इन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसा मुश्किल था इनके लिए ये सफ़र शुरू करना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हॉकी को अपना जो है खेल बनाया, और हमारे नाम, देश का नाम भी उन्होंने बहुत रोशन किया। तो इस पाठ का जो नाम रखा गया है, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। तुनुक मिजाज का मतलब जरा जरा सी बात पे जो है गुस्सा आ जाना, चिढ़ जाना जैसा रहता है ना। तो ये धनराज पिल्ले जी का एक वक्तव्य हम इस इंटरव्यू के अंदर सुनेंगे, उसी को लेकर इस चैप्टर का ये नाम रखा गया है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहां दिया जा रहा है। संपादित मतलब जो छपा था। संपादन का मतलब क्या होता है? जब वो प्रेस में या कहीं मैगजीन में छप जाता है तो वो संपादन हो जाता है। तो वो संपादित अंश यानी जो छपा था, उसका एक भाग हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये एक क्या कहते हैं आपका, हम बोलेंगे तो ये वार्तालाप जो होता है ना, संवाद लेखन हम लोग जो करते हैं ना, लिखने की विधि उसी तरीके से रहती है। देखिए, हम जो बोल रहा है वो एक साइड उनके नाम रहेंगे और बाकी जितना वक्तव्य है वो एक साइड करके लिखेंगे। तो ये संवाद लेखन की विधा में ही लिखा जाता है। शुरू करते हैं। विनीता पांडे जी जो इंटरव्यू ले रही हैं, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। मतलब वो पुणे की तंग गलियों में रहते थे और उन्होंने बाद में, जो अभी इस समय जो रह रहे थे, जब इंटरव्यू लिया जा रहा है उस समय कहाँ रह रहे थे? मुंबई की हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स, काफी कॉस्टली एरिया था जो जहां पर वो अब रह रहे थे। तो धनराज जी उसके बारे में क्या बोलते हैं? बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। मतलब धनराज जी के दोनों बड़े भाई जो है वो हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक लगा। मैं उन्हीं को देखता था, इसलिए मुझे भी शौक लग गया कि हमें भी हॉकी खेलना चाहिए। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। अब भाइयों के पास अपनी अपनी स्टिक थी, भाई वो खेलते थे तो उससे चलते थे, वो स्टिक इनको मिल नहीं पाती थी, तो ये अपने दोस्तों से मांगते थे कि आप हमको दे दीजिए तो हम खेलें, लेकिन वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। मतलब जब उनके मित्र खेल चुके होते थे तब मुझे मिलती थी वो हॉकी खेलने के लिए। ऐसा थोड़ी ना वो खेल रहे थे मैंने मांगी और मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता था। जब वो खेल चुके होते थे तब मिलती थी। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मतलब काफी इंतजार करना पड़ता था, तब हमें कहीं जाके मिलती थी। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। मतलब जब उनके बड़े भाई भारतीय टीम में सेलेक्ट हो गए तब मिले। अब क्या हुआ, भारतीय टीम ने उनको उनकी अपनी हॉकी वहां से मिली, तो जो इनके पास पहली हॉकी थी इनके भाई के पास, वो इनको मिल गई। तो क्या था, उसे मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। मतलब भाई ने उन्हें अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। वो मेरे लिए बहुत ही क्यों, अभी तक उनके पास अपनी स्टिक नहीं थी, मांग के काम चलाते थे। अब उन्हें अपनी स्टिक मिल गई थी तो वो बहुत उनके लिए प्रिय थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। मतलब जूनियर हॉकी, मतलब भारतीय टीम नहीं, उस होता है सीनियर जूनियर होता, तो उससे जो जूनियर टीम थी उसमें उन्होंने कब खेली थी? 1985 में मणिपुर में खेली थी। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा था। अपनी दुबली पतली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मेरी दुबली पतली काठी थी इसलिए मैं बहुत, मतलब कहने का मतलब वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीले थे, और फुर्तीले होने के कारण कोई मुझसे भिड़ जाए हॉकी से, मतलब बॉल मुझसे ले ऐसा आसानी से हो नहीं पाता था। इसलिए कोई मेरे सामने जल्दी आने की कोशिश नहीं करता था।
मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। जुझारू मतलब किसी चीज के लिए हम जी जान से पड़ जाएं, जितनी भी हमें मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तो ये प्रवृत्ति उनकी मैदान के अंदर भी थी और मैदान के बाहर, यानी कि उनकी जाती जिंदगी में भी ऐसी ही उनकी प्रवृत्ति थी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। अब क्या हुआ, जूनियर खेल चुके, अब से वो सीनियर टीम में आ गए। कब आ गए वो? 1986 में। मैं बोरिया बिस्तरा बांध कर मुंबई चला आया। जब सीनियर टीम में आ गए तो भाई उनको मुंबई आना पड़ा। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला, हमने खूब धूम मचाई। तो मुंबई लीग जब हुआ तो उनके और उनके बड़े भाई ने खूब धूमधाम के साथ बहुत ही अच्छा गेम खेला उस साल। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक होने वाले थे 1988 के लिए नेशनल कैंप का बुलावा जरूर आएगा। उन्हें लगा कि ओलंपिक होने वाले हैं तो मुझे बुलावा जरूर आएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छा भाई सीनियर गेम खेला है तो आना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पर नहीं आया, मतलब उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आया जो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों के नाम की जारी हुई। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मतलब मैं बहुत, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, डिप्रेशन हो गया कि ये कैसा भाई, मैंने इतना अच्छा खेला तब भी ओलंपिक की टीम में मेरा नाम नहीं लिया गया। मगर एक साल बाद ही ऑल विन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। मतलब ठीक ओलंपिक के एक साल बाद उनको ऑलविन जो है एशिया कप होने वाला था उसके लिए उनको चुना गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब जब से वो एशिया कप हुआ तब से लेकर आज तक, यानी कि जब वो साक्षात्कार दे रहे थे तब तक उनकी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की सीढ़ियां आती ही रही। अब क्या था उनके बारे में, धनराज जी के बारे में एक थोड़ा सा लिखा विनीता जी ने, पहले लिखा था। क्या था? धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है। यानी कि जब वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो कभी वो हंसा रहे थे, कभी उनकी अपनी जो कुछ ऐसे वक्तव्य बता रहे थे कि उनको रोना आ रहा था, और कभी कभी आश्चर्य हो रहा था कि वो ऐसा भी कर सकते। मतलब उनके इंटरव्यू के अंदर वो हर एक फीलिंग महसूस कर रही थी। तो कभी खींच से भी हो जाते, मतलब कभी बहुत ही ज्यादा होता है ना, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो भी एक चीज हमें इनके इंटरव्यू के अंदर देखने को मिली। उनके व्यक्तित्व के कई रंग हैं और कई भाव है। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा करी। मतलब वो बहुत ही गरीब खानदान से थे, मतलब उनके यहाँ ज्यादा पैसा नहीं था, तो एकदम जमीन से उठकर वो आसमान का एक सितारा बने थे, भारत का एक सितारा बने थे। ये एक पूरा उनके अंदर था। और जब ऐसा कोई व्यक्ति फेमस हो जाता है तो वो अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ता। तो ये ऐसे व्यक्ति जिंदगी की हर एक उतार चढ़ाव को अपनी बातों में लेकर हमारे सामने इस इंटरव्यू के अंदर लेके आए थे, जो विनीता पांडे जी ले रही थी। अब उसके बाद विनीता जी ने क्वेश्चन किया, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो अब उन्होंने, विनीता जी ने स्कूल के बारे में पूछना शुरू किया। धनराज जी ने क्या बोला, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, मतलब पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। मतलब किसी तरह 10th पास कर लिया, अब इसके आगे पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिल पाती। मतलब पढ़ने में मन नहीं है, तो जब पढ़े लिखे नहीं है तो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो अगर वो हॉकी खिलाड़ी नहीं होते तो कहीं उनको कमाना, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूं, पर गर्व से कह सकता हूं मैंने बैचलर ऑफ हॉकी हूं। यानी कि बैचलर ऑफ इसलिए बोला जाता है जब हम ग्रेजुएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वही दिया है, बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स, मतलब मैंने ग्रेजुएशन नहीं करा, वो अलग बात है, लेकिन मैंने हॉकी में बैचलर्स कर लिया है। मैंने हॉकी इतनी अच्छी खेल लेता हूं। हंसते हुए ये बात वो बोल रहे थे। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। मतलब मैंने जब शादी के लिए जाता ना इंटरव्यू, कि भाई बायोडेटा दिया जाता है तो बोला जाता भाई लड़का कहाँ तक पढ़ा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं मास्टर्स हूँ। मतलब बैचलर और मास्टर्स, मतलब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले तो वो मास्टर्स हो जाती है। तो मतलब मैं मास्टर्स हूँ। मेरी शादी के लिए ऐसा बोला गया था, क्यों? क्योंकि मैं हॉकी में बहुत अच्छा खेलता था।
विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। अब उनका नेचर क्या था? तुनुक मिजाज था, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता और कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता कि आक्रामक हो जाते, यानी कि सामने वाले को मारने पर उतारू हो जाते। तो इस पर धनराज जी क्या कहते हैं? इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मतलब मैं इतना तुनक मिजाज क्यों हूं, ये बात मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता था। मैं ज्यादा, मतलब मुझे लगता था मुझे हर जगह से, मतलब मेरे लिए कोई है नहीं, ऐसा उनको महसूस होता था। मैंने अपनी माँ को देखा कि उन्हें हमारे लालन पालन में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाज के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूं। मतलब मेरे तुनक मिजाज के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं मतलब ज्यादा इधर से उधर लेकर बातों को लपेट के, घुमा के, फिरा के कहने वाला आदमी नहीं हूं। एकदम सपाट चीज बोल दी। अगर मुझे नहीं पसंद हो तो मैंने बोल दिया कि हाँ ये ऐसी चीज है। हम एकदम सपाट सामने सीधे बोलते हैं। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूं और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मतलब मेरे मन में जो आया वो बात मैंने कर दी। अब बाद में अगर उस बात को सोचता भी हूं तो कभी कभी पछताना पड़ता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कि शायद मैंने गलत भी कह दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे जिनके दिल साफ होते हैं ना, वो अपनी बात को कहने में बिल्कुल नहीं हिचकाते। तो उसी तरीके से धनराज जी भी थे कि वो अपनी बात को तुरंत कह दिया, ये नहीं देखते थे कि क्या हो रहा है। नहीं, हमको नहीं पसंद है तो हमने बोल दिया। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मैं अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और दूसरे लोग मुझे भड़काने में कोई कसर नहीं रखते। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा है, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूं। मतलब हर एक चीज पाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है, जिससे क्या हुआ है, चिड़चिड़ापन आ गया है। और भाविक भी हूं, मतलब अगर कोई इमोशनल चीजें होती हैं तो मैं बहुत ज्यादा सैड भी फील करने लगता हूं। ऐसा मेरे साथ में है। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूं। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। अगर मैंने गलती करी है तो मैं माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं करता। हाँ, गलती है, आई एम सॉरी, ऐसे करके चीजों को हम पछताते भी, और जहां सही कर सकते हैं वहां सही करने की भी वो कोशिश करते थे। विनीता जी अब फिर क्वेश्चन पूछती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? मतलब आपका परिवार आपके लिए क्या जगह रखता है? धनराज जी बोलते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नजदीक हूं। मतलब मेरी माँ के मैं सबसे नजदीक मैं ही हूं। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता रहता हूं। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। कहने का मतलब, माँ ने बोला फेमस हुए हो लेकिन घमंड नहीं आना। घमंड आ गया तो सक्सेस बेकार हो जाती है। तो उन्होंने बोला है, लेकिन विनम्रता अपने अंदर बनाए रखना, दूसरों के लिए दया, अपने भाव में जो है, अपने स्वभाव में जो है, वो जो है, ये नहीं है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूं, ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए। उसी तरह जैसे जो अहमियत उनकी माँ की है, वही अहमियत उनकी भाभी कविता की भी है। बड़ी भाभी कविता, उनके लिए भी वो माँ के समान है। तो विनीता जी फिर पूछती हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास यानी एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? मतलब पहले तो हम लोग नेचुरल घास पे खेली जाती थी, फिर इस तरीके का जो है एक कृत्रिम शील्ड बना दिया जाता था कि जहां पर ये लोग खेलते थे। कृत्रिम घास होती थी, लेकिन आर्टिफिशियल घास जिसे हम बोलते हैं। मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल्स में भाग लेने 1888 में नई दिल्ली गया। मतलब पहली बार उन्होंने ये चीज देखी। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जैकोब्सन कॉर्वलहंस ने मुझे एक कोने में, अब देखिए एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी था और एक केनिया के खिलाड़ी थे। ये दो ऐसे खिलाड़ी थे जिसके साथ नेशनल्स खेला गया था। तो उन्होंने उनके साथ ये जब खेला था तो चीजें बहुत ही अच्छी उनको लगी थी और ये इनके बड़े अच्छे मित्र बन गए थे। इसके ऊपर एक इंटरव्यू इनका लाइव भी आया था, मैंने देखा था जब ये नेशनल के दौरान हमने देखा था। तो इन दोनों की बहुत ही अच्छी मित्रता तीनों की हो गई थी। तो हम अपना बता रहे हैं, इसमें ये चीज मेंशन नहीं है। ये लाइव इंटरव्यू मैंने देखा था इनका जब चला था दूरदर्शन पे। तो
उस जो गेम्स के दौरान जब आया था तो उन्होंने बताया था कि इन्होंने हमें दूसरे देश में, क्योंकि भारतीय थे, जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, तो जब ये वहां पर गए थे तो बहुत ही ज्यादा वो उनसे मिक्सअप हो गए, उनके मित्र बन गए थे और उन्हें बहुत सारी चीजों के लिए उन्होंने मदद भी करी थी। तो यहां क्या दिया, मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बताए। देखिए इसमें एक बात उन्होंने मेंशन भी करी है, क्योंकि क्या होता है जब हम नेचुरल फुट पे खेलते हैं ना और जब ये आर्टिफिशियल पे जाते हैं तो दोनों जगह चलने खेलने की चीजें अलग अलग हो जाती हैं। फिर क्या हुआ, और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मतलब अब वो बता रहे हैं कि इस पे कैसे खेलना है, क्या करना है, क्योंकि देखिए हॉकी चलाने के तरीके, बॉल्स को रन करने का थ्रू, ये सब चीजें डिफरेंट हो जाती हैं भाई। जो हमारा नेचुरल घास होती है उस पर बॉल धीमे जाएगी और जो कृत्रिम घास होगी उस पर स्पीड से जाएगी, चीजें बदल जाती हैं। तो यही चीजें वो बता रहे थे। लेकिन ये क्या था, वो घास को छू छू के देख रहे थे, अरे ये घास कैसी है, ये तो हमारी घास जैसी नहीं, जैसे नेचुरल हम लोग खेलते हैं वो वैसी नहीं है। तो वो उनके लिए बड़ा आश्चर्य की बात थी कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि अब जो है आर्टिफिशियल घास भी बन जाती है। मैदान को छू रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। तो अब विनीता जी क्या कहती हैं, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? मतलब हर एक इंसान होता है जब भी वो कमाना शुरू करता है, नहीं मेरे पास एक कार होनी चाहिए भाई, 4 व्हीलर्स होनी चाहिए। तो आपके पास आपकी पहली कार कब आई? धनराज जी, मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। मतलब वो जो मिली थी वो सेकेंड हैंड ली थी, इन्होंने पहली बार जो ली थी सेकेंड हैंड ली थी, जो इनके एम्प्लॉयर थे उन्होंने इनको गिफ्ट में करी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, यानी कि जब इन्होंने ये ली थी, जब इन्होंने सेकंड हैंड कार ली थी तब तक ये काफी फेमस हो चुके थे। लेकिन तब भी इन्होंने, भाई नई कार मिल जाए, खरीदना भी इनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन तब भी इन्होंने अपना, यहाँ पे आप देखिए इन्होंने पुरानी कार ली। इससे भी हमें एक चीज ये पता चलती है कि ये कितने जमीन से जुड़े आदमी थे। चाहते तो एक अच्छी महंगी बड़ी कार वगैरह ले सकते थे, लेकिन नहीं, जो उनको लगा कि नहीं अभी तो मुझे कार चलाना नहीं आता, चीजें हैं हम जैसे है अभी हम इतना ही लेंगे, अभी हमको नहीं लेना इतना महंगा कुछ, लेकिन उन्होंने सेकेंड हैंड कार ही प्रेफर करी। मगर ये कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आती है। मतलब हम फेमस तो हुए लेकिन साथ में पैसा आ रहा था, ये जरूरी नहीं था। तो यहां पर उन्होंने चीज बताई, मैं फेमस तो हुआ मगर पैसा उतना नहीं आ रहा था जितना आजकल के खिलाड़ियों को मिलता है। आजकल के खिलाड़ियों को तो बेइंतहा मिल जाता है, लेकिन पहले खेलों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी जितना अब दिया जाने लगा है। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था। फेमस होने के बावजूद भी ये लोकल ट्रेन और बसों में सफर करते थे, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। तो एक बार क्या हुआ कि वो मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो एक जो है जर्नलिस्ट उसने जो है इनकी फोटो खींची और अगले दिन सुबह के पेपर में डाल दी कि हॉकी का इतना फेमस खिलाड़ी और लोकल ट्रेन में सफर करता है। तो ये बात उन्होंने भी पढ़ी, सभी ने पढ़ी। उस दिन मैंने महसूस किया मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं। मतलब उस दिन ये एहसास हुआ कि मैं वाकई बहुत फेमस हो चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपने परिवार को चलाना पड़ता था। मतलब जो कुछ हमें मिलता था वो हमारे परिवार के लिए खर्च हो जाता था, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं बचता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। मतलब इकट्ठा किए, उनकी बहन थी, बहन की शादी हुई, माँ भी रहती थी और माँ को भी पुणे में पैसे वो भेजते थे। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है। अब देखिए आज जिस समय, आज का मतलब ये नहीं कि आज जिस दिन ये आपको हम वीडियो बना रहे हैं, आज का मतलब जिस दिन ये इंटरव्यू दे रहे हैं, ये उस दिन की बात है। उस दिन उनके पास कौन सी कार थी? फोर्ड आइकॉन, जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था।
मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरे मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार थी। मतलब होता है ना कि भाई गेम जीत गए तो किसी कंपनी ने आपको कार गिफ्ट कर दी, तो वो क्या हुआ, कॉर्पोरेट एक प्रमोशन हो जाता है उस कंपनी का। तो वो ऐसा कुछ नहीं था, ये उन्होंने अपने खुद के पैसे से खरीदी थी ये कार। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? मतलब आपके लिए सफलता क्या है? आपने हॉकी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, लेकिन हॉकी ने आपको क्या दिया? धनराज जी, कुछ रुपए इनाम में मिले, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ भी नहीं मिलता था। मतलब जब मैं खेलता था तो मुझे थोड़े से पैसे इनाम में जरूर मिलते थे, लेकिन आज जितना खिलाड़ियों को मिलता है इतना पहले कभी किसी को नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। तो जो आर्थिक तंगी वो बचपन से खुद झेलते चले आए थे, तो उन्होंने जब पैसा कमाना शुरू किया तो उनका पहला ध्येय था कि मैं अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करूंगा और उसके बाद आगे कुछ देखूंगा, उन्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा, और यही काम उन्होंने सबसे पहले किया। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे में एक भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। मतलब विदेश में जाकर जब इन्होंने खेलना शुरू किया तो भाई पैसे कमाए, जब पैसे कमाए तो उससे उन्होंने एक 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। पर हम सबके लिए काफी था। वो घर छोटा जरूर था, लेकिन उनके परिवार के जितने लोग थे उन सबके लिए काफी था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाई। मतलब पवई में जो महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें फ्लैट दिया वो काफी बड़ा था। हैसियत का मतलब वो आज भी इतना नहीं कमा रहे थे कि वो फ्लैट वो खरीद सकते। विनीता जी बोलती हैं, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? मतलब फेमस सेलिब्रिटीज कौन, जो फेमस होते हैं, प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनके साथ एक मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? तो धनराज जी कहते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिल रही है। तो जब वो राष्ट्रपति जी से मिले तो उनको वाकई लगा कि हम मतलब कितने उसमें अलग जगह पर आ गए। और ये सारी चीजें उन्हें क्यों मिल रही थी? क्योंकि ये सभी चीजें हॉकी के कारण उनके पास आ रही थी। तो इस तरीके से इस पार्ट को हमने यहां खत्म किया। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, ये इस पार्ट में आपको कई चीजें हमने देखी कि कितने नीचे लेवल से उठकर मेहनत करते हुए उन्होंने इतनी प्रसिद्धि, पैसा, सब कुछ प्राप्त किया। तो यहां पर एक जो हमें चीज देखने को मिल रही है, हमें शिक्षा मिल रही है, मेहनत हर जगह जरूरी है। चाहे आप जहां जाओ, जिस जगह जाओ, मेहनत पहले जरूरी है। और जिस काम के लिए हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए लगन जरूरी है। मतलब लग कर करना है, मन लगाकर करना है और पूरी मेहनत के साथ करना है। तो जरूरी नहीं है कमाने के लिए। आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ने के लिए भी वही लगन और वही मेहनत जरूरी है। तो आपको जो इस पाठ से शिक्षा मिली है उसे अपनी जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। तो ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे के प्रश्न उत्तर लेकर हम थोड़ी देर में आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, बाय बाय।